Now we are starting with our ninth lecture of atomic structure, and in this we will be doing numericals based upon this Rydberg's formula. Clear? Numericals based upon Rydberg's formula. तो Rydberg's formula लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था म्यू बार इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है इसका, म्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2². n1 हमेशा छोटा होगा, n2 हमेशा बड़ा होगा, ध्यान रखना. म्यू बार है वेव नंबर मीन्स 1/λ. आर यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स थी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स. जेड यहाँ पे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होगा, उसका एटॉमिक नंबर. क्लियर? तो उसके बाद सपोज बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. जैसे मान लीजिए हमें दिया है कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन for the spectral line in helium plus having Balmer transition, having first line Balmer transition, having first line Balmer transition, having first line Balmer transition. देन ए पार्टी है फर्स्ट लाइन बार्मर ट्रांजिशन के लिए क्या वेवलेंथ होगी. सेकंड निकालना है मिनिमम वेवलेंथ इन बार्मर ट्रांजिशन, minimum wavelength in Balmer transition, then minimum wavelength or limiting wavelength in Balmer transition, maximum wavelength during Balmer transition. तो ये निकालना है मतलब सॉल्यूशन इसका. पहला है हमें वेवलेंथ निकालनी है हीलियम प्लस के अंदर फर्स्ट लाइन बार्मर ट्रांजिशन के लिए. फर्स्ट लाइन बार्मर ट्रांजिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट लाइन का मतलब फर्स्ट लाइन मतलब पहले तो बार्मर ट्रांजिशन है तो n1 हो गया 2, n1 फिक्स हो गया. फर्स्ट लाइन इससे तो n2 कितना हो जाएगा 3. सेकंड लाइन होती तो क्या हो जाता है n2 4. थर्ड लाइन फॉर बार्मर ट्रांजिशन n2 क्या हो जाता 5. फोर्थ लाइन फॉर बार्मर ट्रांजिशन n2 क्या हो जाता 6. समझाइए कि नहीं. तो यहाँ से हम निकाल लेंगे. अब फॉर्मूला तो अप्लाई कर लेंगे. म्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. बस फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके अंदर. म्यू बार 1/λ 109677 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1/n1 का कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आंसर फॉर फर्स्ट लाइन बार्मर ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस. फर्स्ट लाइन बार्मर ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस. और 109677 ये ध्यान रखना जरूरी, इंपॉर्टेंट टर्म है, सेंटीमीटर इनवर्स में होता है. तो आंसर जो आएगा हमारा सेंटीमीटर में आएगा. आंसर कितना आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर, ये ध्यान रखना है ना. लैम्डा जब निकालेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा आंसर. फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो लैम्डा म्यू क्या होता है c/2 म्यू लैम्डा होता है. तो लैम्डा हो जाएगा c/म्यू. लैम्डा को c/म्यू रख देंगे, सी की वैल्यू पता है हमें और उससे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी. समझिए कि नहीं. तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. सेकंड पार्ट जो देखेंगे इसका, सेकंड पार्ट में बोला इसने फर्स्ट लाइन हो गया. सेकंड पार्ट में मिनिमम वेवलेंथ फॉर बार्मर ट्रांजिशन, मिनिमम वेवलेंथ इन बार्मर ट्रांजिशन. मिनिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम वेवलेंथ मीन्स लिमिटिंग वेवलेंथ या लिमिटिंग लाइन के लिए वेवलेंथ निकालनी है. तो वो क्या होगी लिमिटिंग लाइन के लिए 1/λ जो क्या है इसमें भी 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड का स्क्वायर 1/n1² 1/n1 2 होगा. और लिमिटिंग वेवलेंथ के लिए मैंने बताया था आपको कि n2 क्या होगा हमेशा इन्फिनिटी. लिमिटिंग वेवलेंथ मीन्स कम वेवलेंथ. मिनिमम वेवलेंथ के लिए मिनिमम वेवलेंथ यानी मैक्सिमम एनर्जी कब होगी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आएगा 2 पे. बार्मर ट्रांजिशन था तो n1 तो 2 ही रहेगा. तो यहाँ से निकाल लेंगे r 109677 सेंटीमीटर इनवर्स. z यानी 2 का स्क्वायर हीलियम प्लस है 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4. 1/इन्फिनिटी तो 0 होता है. तो इससे निकाल लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा मिनिमम वेवलेंथ. क्लियर. दिस विल यहाँ से मिनिमम वेवलेंथ निकल जाएगी और आंसर किसमें आएगा सेंटीमीटर में. क्लियर. आंसर विल बी इन सेंटीमीटर. नेक्स्ट अगर निकालना है 2 बता दिया. तीसरा है मैक्सिमम वेवलेंथ. मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है. मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए तो अब यहाँ पे इस शेल में मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी जब लैम्डा क्या होगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए
ये सेकंड शेल में है अभी, ये जैसे ये लिया मैंने, ये सेकंड शेल। अब मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी शुड बी मिनिमम। मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब ये तीसरे से दूसरे पे आए, तभी तो होगा। तीसरे से दूसरे पे आए तो मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है तो ये सेम आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट सेम, तो इसके से मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। मैंने बताया था मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए N2 जो होता है वो हमेशा N1+1 होता है फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ। क्लियर? तो ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट लैम्डा फॉर स्पेक्ट्रल लाइन इन बोरोन 4+। बोरोन 4+ के अंदर है। क्लियर? बोरोन 4+ के अंदर इफ वेवलेंथ निकालनी है इसकी, लैम्डा फॉर बोरोन 4+, इफ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू shells or regions whose sum is 5 and difference is 1। sum is 5 and difference is 1। इन shells में ट्रांजिशन हो रहा है। अगर सम 5 है, मान लिया मैंने N1+N2, तो सम क्या है इसका 5, डिफरेंस N1-N2, तो डिफरेंस कितना है 1। तो दिख ही रहा है 3+2 5 होता, 3 - 2 1 होता, 3 और 2 में ही होगा ये आंसर। ये कैंसिल, 6 हो गया, तो 2N1 यानी N1 आ गया 3, तो N1 3, तो N2 2। लेंगे उल्टा इसका, तो 1/2² - 1/3² लेंगे ना। तो इसमें म्यू बार क्या हो जाएगा? RZ² 1/N1² - 1/N2²। आर कितना होगा? 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में। ध्यान रखना चीज़ का, सेंटीमीटर इनवर्स है ये। Z², Z मतलब बोरोन के लिए Z कितना आएगा? 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो इंटू 5 का स्क्वायर 1/2² - 1/3²। तो आंसर इसमें कितने आ जाएगा? वेवलेंथ किसमें आएगी? सेंटीमीटर के अंदर। क्लियर? लैम्डा जो है सेंटीमीटर में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कूल लेवल में यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है एंगुलर मोमेंटम दे रखा है इलेक्ट्रॉन का। सपोज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। बोहर्स ऑर्बिट इज से 4.22 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ये एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, जो MVR होता है। क्लियर? MVR जो होता है एंगुलर मोमेंटम, ये दे रखा है, या kg मीटर स्क्वायर सेकंड, इस टाइप से कुछ यूनिट्स आ जाती हैं इसकी। यूनिट्स चेक कर लेंगे एक बार। दिस इज एंगुलर मोमेंटम गिवन। और साथ में आपको दे रखा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस टू नेक्स्ट लोअर लेवल। ये भी NCERT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लोअर लेवल, जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? इस लेवल से, जो भी इससे लेवल आएगा उससे लोअर लेवल पे, तो इसमें सॉल्यूशन, इसमें एंगुलर मोमेंटम दे रखा है हमें, MVR = NH/2π होता है, तो इससे लेवल आ जाएगा। MVR की वैल्यू दे रखी है 4.22 × 10⁻34 जूल सेकंड में दे रखी है। N निकालना है इससे। H क्या होगा? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, ये भी है, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। 2π 2 × 3.14। मैं अप्रॉक्सीमेट करूँगा, एग्जैक्ट आप लोग खुद करेंगे। 10⁻34 से कैंसिल हो जाएगा। 2 × 3 6 होता है, 6.28 आएगा। ये 6.6 है, तो थोड़ा 1.2 के आसपास आ जाएगा ऊपर। तो N की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 4। N4 आ जाएगा, एग्जैक्ट आएगा ये 4। आप कैलकुलेशन करना एग्जैक्ट इसकी। अब इस लेवल से नेक्स्ट लोअर लेवल पे आ रहा है। नेक्स्ट लेवल क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? N2 हो गया। इससे लोअर लेवल क्या होगा? 3। तो म्यू बार क्या हो जाएगा? म्यू बार 1/λ = RZ²। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ उसमें, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में।
इंटू हाइड्रोजन बोर्ड ऑर्बिट बोल दिया तो हाइड्रोजन एटम लेंगे इसके अंदर, हाइड्रोजन एटम लेंगे, कुछ और कोई तरीका नहीं है इसमें। 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे इसको बस। तो ऐसे लैम्डा आ जाएगा सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर इनवर्स में ध्यान रखना, दोबारा मैं बोल रहा हूँ ये। तो लैम्डा इससे किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनिट्स का ध्यान रखना है, एम वी आर जो NH/2 पाई, एम वी आर की क्या यूनिट्स होंगी, जो एच की यूनिट्स होंगी। एच की यूनिट्स क्या होंगी, E/μ करके निकाल सकते हैं, ई जो एच म्यू होता है ना, तो एच क्या आ जाएगा E/μ, तो यूनिट क्या होगी, जूल सेकंड, क्योंकि म्यू होता है 1/t। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम से एन निकाल लेंगे, फिर एन से हम क्या निकाल लेंगे, नेक्स्ट लोअर लेवल पे जो वेवलेंथ निकालनी है वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट, अब कैलकुलेट द लैम्डा, लैम्डा निकालना है, कैलकुलेट द लैम्डा फॉर द ट्रांजिशन, फॉर द एमिशन ट्रांजिशन, फॉर द एमिशन ट्रांजिशन, calculate the lambda for the emission transition of electron if it starts from r is equal to 1.3225 say nanometer to r is equal to 200, यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पे एंड करता है, एंड एंड्स टू कहते हैं, एंड एंड्स टू, एंड एंड्स टू, एंड एंड्स टू आर इक्वल टू 211.6 पिकोमीटर। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट करता है इतने नैनोमीटर से और इतने पिकोमीटर पे खत्म करता है, इतने नैनोमीटर से स्टार्ट करता है और इतने पिकोमीटर, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एमिशन ट्रांजिशन तो बोल ही रखा है इसने, वैसे ही मुझे था नैनोमीटर को पिकोमीटर में करना है, तो इसमें 3 आगे बढ़ा देंगे, 1322.5 पिकोमीटर हो जाएगा। इतने पिकोमीटर से स्टार्ट कर रहा है, यानी ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है। तो अब हमें निकालना है कि लैम्डा क्या होगा इस केस में, और कौन सा इन रीजन ऑल्सो, कौन से रीजन में, कौन से स्पेक्ट्रम में, ये भी निकालना है इसमें। से सीरीज निकालनी है, नेम द सीरीज, name the series and the region to which this transition belongs, series and region to which this transition belongs। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैम्डा निकालना है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है फ्रॉम आर इतने से इतने पे जंप कर रहा है, सही ना। तो अब लैम्डा क्या होगा, और सीरीज कौन सी होगी, रीजन कौन सा, सीरीज यानी लाइमन पावर पास्टन ब्रैकेट फंड, इसमें से कौन सी सीरीज है, और रीजन यानी अल्ट्रावायलेट रीजन है, विजिबल रीजन है कि इंफ्रारेड रीजन है। तो पहले R1, जो ये R1 R2 मान लेंगे, R1 हमारा है, ध्यान देंगे 1.3225 नैनोमीटर में है। अगर मैं इसको पिकोमीटर में लिखता हूँ या एंगस्ट्रॉम में लिखता हूँ, दोनों को, या पिकोमीटर में लिखते हैं, एक पिकोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। R1 होता है हमारा 0.529 n²/z, ये एंगस्ट्रॉम में होता है, तो पिकोमीटर में कितना हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में तो 2 आगे बढ़ा देंगे इसको, एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर के लिए 52.9 n²/z पिकोमीटर में आ जाएगा, N1 मान लो, ये पिकोमीटर में आ गया ना, पिकोमीटर, दिस इज इक्वल टू 1322.5 पिकोमीटर, पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा, N1 की वैल्यू आ जाएगी इससे। उसके बाद R2 आ जाएगा हमारा, ये पिकोमीटर में दे रखा है 152.9 n²/z, n2²/z पिकोमीटर में आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 211.6 पिकोमीटर। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, ध्यान देंगे इधर, R1 और R2 को दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो इधर से हमारा आ जाएगा N1/N2 निकाल सकते हैं, N1/N2 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करेंगे, 52.9 कैंसिल, Z कैंसिल, और N1/N2 का स्क्वायर वो आएगा 1322.5 डिवाइड बाय 211.6। मैं 2 पीछे इसको कर रहा हूँ, 2 पीछे इसको करूँगा तो 2 और ये 13.22 है, 2 ये है तो 6.5 के आसपास दिख रहा आएगा, 6.5 नहीं, ये स्क्वायर है ना, तो ये 6.25 के आसपास आएगा, 25 का स्क्वायर 6.25 आ जाएगा, ये 6.25 ये आ गया, तो N1/N2 आ गया, स्क्वायर था 6.25 ये आया, तो ये कितना आ जाएगा 2.5,
इज इक्वल टू 5/2। मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ ये, हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए पता होता है कि आंसर क्या आएगा, तो ये आपको भी पता होना चाहिए इस टाइप से। n1/n2 आ गया 2.5, 2.5 यानी 5/2। तो यहाँ से हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं इधर से, क्योंकि यही शेल्स होते हैं ऐसी, n1 5 और n2 2, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये वाला। और जेड भी इसका 1 लेके ना डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते थे, जेड को 1 लेके हाइड्रोजन एटम के लिए, नहीं तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। जेड को यहाँ पे एज्यूम करना है 1 है, क्योंकि इसने कहीं कुछ मेंशन नहीं किया क्वेश्चन के अंदर कि ये बोर्स ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए है, किसके लिए है, नहीं तो क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स हैं ज़्यादा हो जाएंगे। n1 की वैल्यू 5 आ गई, n2 वैल्यू 2 आ गई फ्रॉम रेडियस, रेडियस से हमने निकाल लिया n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 2। अब यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ से नोट कर लेंगे ढंग से, और उसके बाद देखते हैं कि आगे कैसे करना है। n1 5 आ गया, n2 2 आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, r1 दे रखा था, r2 दे रखा था, दोनों के फॉर्मूले अप्लाई किए पिकोमीटर में कन्वर्ट करके। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अब n1 5 आ गया, n2 2 आ गया, तो अब म्यू बार इज टू 1 बाय लैम्डा इज टू r 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। जेड स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन लेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन अगर चाहें तो कर सकते हैं इसकी, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर होती है यहाँ पे, नहीं तो खुद ट्राई करना। तो 1 बाय लैम्डा जो कितना आ गया यहाँ से 1 बाय लैम्डा, चलो लैम्डा कर देते हैं इसको, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना तो कैसे कर रहा हूँ मैं। लैम्डा में लिख रहा हूँ, ये आएगा 25, ये 4, 100 आ गया, 100 ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 100 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 4, तो 21 आ जाएगा, 21 नीचे, 21 ये आ गया, सही ना। 100 एलसीएम लिया, 4 25 था, 25 4 था तो 4, तो 21 ये आ गया, बाय में 109677 सेंटीमीटर इनवर्स था, सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, आंसर आएगा ना सेंटीमीटर में। तो 100/8 हम आएगी, और कुछ तो आएगा नहीं यहाँ पे। तो इसका मैंने अगर ये हटाता हूँ मैं यहाँ से, तो ये 5 चला जाएगा, इंटू 10⁻5 आ जाएगा, 10⁻5 ये आ गया। अब ये खत्म हुआ, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना बन जाएगा, 1.1 है ये, लगभग 1.1 है, 21 था ये, 21 था ये, 1.1 से 21 1.1, तो ये आ जाएगा लगभग वही कुछ 25 के आसपास, 25 के आसपास, कुछ 25 से कुछ कम ही आएगा, 23 के आसपास आएगा। तो 23 से ये आया हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में, तो ये 23 के आसपास कुछ आएगा। 100/25 होता तो 4 आता सीधा, अभी आ गया, मान लिया मैंने 4.34, लैम्डा आ गया 4.34 के आसपास कुछ, तो इंटू 10⁻5 है, इंटू क्या है 10⁻5, तो इंटू 10⁻5 है, तो इसको मैंने कर दिया सेंटीमीटर रहेगा, सॉरी सेंटीमीटर, तो 10⁻5 है, 434, 4 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर है, इसको लिख दिया मैंने 434 इंटू 10⁻7, 10⁻7 सेंटीमीटर में लिखा, तो ये 434 नैनोमीटर, ये आंसर आ गया 434 नैनोमीटर। ये किसी भी कौन सी रेंज में है, 380 से लेके 760 नैनोमीटर के बीच में है कि नहीं है। तो ये कौन सा रीजन हो गया, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन है, और सीरीज कौन सी होगी, बामर सीरीज। हालांकि ये मेरे को देख के पहले ही पता लग गया था, पहले कैसे पता लग गया था, n1 की वैल्यू या 2 है, कोई भी लाइन अगर ऊपर से नीचे सेकंड पे आ रही है तो मीन्स कौन सा रीजन होता है, बामर, और सीरीज कौन, बामर सीरीज होती है, रीजन कौन था, विजिबल। लेकिन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ध्यान रखना चीज का, मैंने कंडीशन बताई थी, दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, तो इसमें हाइड्रोजन एटम मैंने मान ही लिया था, तो इसलिए आंसर मेरे को पहले ही पता था कि विजिबल रीजन और बामर सीरीज आना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में जरूर पूछते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, हल्का सा एजम्पशन किया है, इसीलिए इसको ढंग से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लियर। लैम्डा निकालना था फॉर द एमिशन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम r1 दिस टू एंड एंड्स टू r2 दिस, नेम द सीरीज एंड द रीजन, ऑल्सो कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालनी थी इसमें। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वेवलेंथ से रिलेटेड, नेक्स्ट करेंगे इसमें अब। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, व्हाट ट्रांजिशन in the hydrogen atom would have same wavelength as for Balmer transition, as for Balmer, yeah, as for
second line, as for second line Balmer transition in helium plus। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इधर कैसे करना है। देखो कह रहा है कि क्या ट्रांजिशन हो हाइड्रोजन के अंदर कि वेवलेंथ जो है सेकंड लाइन बामर ट्रांजिशन, यानी बामर ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस, कहाँ पे हुआ है, N1 तो 2 है और सेकंड लाइन बोल दिया तो N2 क्या है इसका 4, यानी हीलियम प्लस के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 4 से 2 में हो रहा है। तो हाइड्रोजन में क्या ट्रांजिशन होगा, हाइड्रोजन में क्या ट्रांजिशन होगा, चेंज कहाँ पे आता है, एटॉमिक नंबर पे, यानी इनका दोनों का लैम्डा सेम है। लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस, वेवलेंथ दोनों की सेम है, लैम्डा सेम तो म्यू बार भी सेम, म्यू बार ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू म्यू बार ऑफ, क्योंकि म्यू बार क्या होता है 1 बाय लैम्डा, म्यू बार ऑफ हीलियम प्लस, ये भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं म्यू बार सेम कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, म्यू बार ऑफ आर जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम, और म्यू बार ऑफ हीलियम प्लस ये क्या होगा, आर इंटू जेड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। बस अब यहाँ पे एक इक्वेशन दो अननोन, मैंने पहले भी बताया था कैसे निकालते हैं इसमें, एक इक्वेशन दो अननोन है तो हमेशा कंपेयरिंग करके निकालेंगे, कंपेयर करना आना चाहिए। आर से आर कैंसिल, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो ये आ जाएगा 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। इसमें कभी भी कुछ अंदर डालते हैं तो वो स्क्वायर में ही बनता है। 4 है, जब ये 4 जाएगा 4 बाय 4 1 होता है, तो मैंने लिख दिया इसको 1 बाय 1 का स्क्वायर। 4 है अंदर जाएगा तो 1 बाय 2 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर क्या आएगा 1 बाय 4, 1 बाय 4 का 2 का स्क्वायर, यानी ट्रांजिशन क्या हुआ हाइड्रोजन के अंदर, N1 की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 1 आएगी, N2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 2 आएगी, तो N1 1 N2 2, ये ध्यान रखना हाइड्रोजन एटम को, ये आंसर है इसका, ये ट्रांजिशन होगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम प्लस के अंदर अगर ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से, 4 से 2 में हो रहा है, हीलियम प्लस में ट्रांजिशन अगर 4 से 2 में हो रहा है तो सेम वेवलेंथ होने के लिए हाइड्रोजन में क्या ट्रांजिशन होगा 1 से 2। ये आगे मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें इसका यूज होगा, अगर पहचान सकते हो पहचानना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत सिंपल हो चुका है आजकल, ये तो पूछते हैं क्वेश्चन, लेकिन स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जेई ने भी पूछा हुआ है क्वेश्चन को, और एनसीईआरटी में भी आ गया क्वेश्चन ये वाला, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो अब इसमें ध्यान देना है क्वेश्चन कैसे करना है। कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन सैंपल है, कोई हाइड्रोजन सैंपल है उसमें इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, हाइड्रोजन सैंपल है इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में, इसको किसी और इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किया, अब ये चला गया किसी हायर स्टेट में, यहाँ से कहाँ गया है, हायर स्टेट में। तो बताना फर्स्ट ब्रैकेट एमिशन के लिए, फर्स्ट ब्रैकेट लाइन के लिए इसको कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, फर्स्ट ब्रैकेट एमिशन के लिए, फर्स्ट ब्रैकेट लाइन के लिए इसको कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, विद हाउ मच वोल्टेज या पोटेंशियल, विद हाउ मच पोटेंशियल वुड दिस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, with what potential should this electron be accelerated for first bracket transition, क्वेश्चन लिख लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट ट्रांजिशन के लिए। ये क्वेश्चन अगर सोच लेते हो ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज कोलाइडेड विद दिस इलेक्ट्रॉन, so for first bracket transition with what potential should this be excited, कितने पोटेंशियल से एक्साइट करना पड़ेगा कि पहला ब्रैकेट ट्रांजिशन हो सके। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेना, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लोगे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एक बार क्वेश्चन सुन लेंगे दोबारा ताकि क्लियर रहे। क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, व्हेन ए हाइड्रोजन सैंपल इज in the which is in ground state, hydrogen sample in ground state, this is in ground state, when a hydrogen sample in ground state is bombarded with the electron is bombarded with this electron, then with what potential is required to accelerate this electron so that first bracket line
is formed, first bracket transition takes place, so that first bracket transition takes place। समझ आ गया क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन क्या है कि ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कितना इसको हमने बम्बार्ड किया इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हम इसको कितना पोटेंशियल दें कि फर्स्ट ब्रैकेट लाइन एमिट हो सके, फर्स्ट ब्रैकेट लाइन एमिट हो सके। फर्स्ट ब्रैकेट लाइन मीन्स लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, N1 क्या हो गया 4। फर्स्ट ब्रैकेट लाइन मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ से आना चाहिए, N2 क्या होगा 5। सेकंड ब्रैकेट लाइन बोलता तो 6 से 4 पे आता, थर्ड ब्रैकेट लाइन बोलता तो 7 से 4 पे आता। समझ नहीं? तो यानी फर्स्ट ब्रैकेट ट्रांजिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है फिफ्थ, हमें कहाँ पे जाना है, फर्स्ट से फिफ्थ पे पहुँचाना है। जिसको समझ आएगा करना, नहीं तो बाद में खुद ट्राई करना। मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अपनी तरफ से। हमें इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँचाना है, फिफ्थ पे पहुँचाना है, ताकि फर्स्ट ब्रैकेट एमिशन हो सके। फर्स्ट ब्रैकेट एमिशन मीन्स जब भी पाँचवें पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो पाँचवें से चौथे पे आ पाएगा। यानी हमें इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, 1 से 5 पे। तो उसके लिए एनर्जी निकाल लेंगे। 1 से 5 के लिए एनर्जी क्या होगी, 1 से 5 के लिए एनर्जी निकाल लेंगे। पहले ये मैं निकाल लेता हूँ 1 से 5 के लिए। डेल्टा ई क्या होगा, E5 माइनस E1। यहाँ पे एनर्जी का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं और रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दोनों फॉर्मूले सेम है, मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ। वो HC से मल्टीप्लाई करते हैं R को, तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है E5 माइनस E1। E5 यानी -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, माइनस 13.6 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। तो 13.6 पॉजिटिव हो गया, यानी 13.6 इंटू 1 माइनस 1 बाय 25। तो ये 24/25 आएगा, 24/21 के आसपास ये। तो 13.06 या 13.07 के आसपास इसका आंसर आ जाता है। 13.06 या 07 लगभग सेम ही आ जाएगा ना। 24/25 है, 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी यानी पोटेंशियल कितना होगा, डेल्टा ई आ गया हमारा 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी आ गई इतनी। अब इसको पोटेंशियल कितना देना पड़ेगा, तो एनर्जी को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज क्या है, ई, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर, इंटू वी नॉट, पोटेंशियल तो दे रहे हैं 13.06 ईवी। तो ई से ई कैंसिल, हमें वोल्टेज कितनी देनी पड़ेगी, 13.06 वोल्ट। सही ना। और अगर बोलता फर्स्ट पास्टन ट्रांजिशन, तो यानी इलेक्ट्रॉन को हमें कहाँ भेजना, 1 से लाइमन बाउंड पास्टन तीसरे शेल पे। फर्स्ट फन ट्रांजिशन तो कहाँ भेजना है, छठे शेल पे। समझे कि नहीं? पहले शेल पे है फर्स्ट ब्रैकेट ट्रांजिशन, बोला फर्स्ट ब्रैकेट ट्रांजिशन, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट। ब्रैकेट पहला ट्रांजिशन, ब्रैकेट ट्रांजिशन के लिए चौथे पे तो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट ट्रांजिशन के लिए फिफ्थ से फोर्थ पे आएगा, फिफ्थ से फोर्थ पे आएगा, यानी मेरे को इलेक्ट्रॉन को पाँचवें भेजना है, पाँचवें भेजना है। अगर हम मेरे को पास्टन ट्रांजिशन करना है तो इलेक्ट्रॉन को तीसरे पे आना चाहिए और फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए चौथे पे भेजना पड़ेगा। समझ में कि नहीं? तो ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन। मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन को भी और आंसर को भी। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो फंस सकते हैं, इसलिए बहुत तरीके से सोचना कि क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन इन द विजिबल रीजन। फर्स्ट, ध्यान से देखना, फर्स्ट लाइन इन द विजिबल रीजन। देखते कौन सोच पाता है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट लाइन इन द विजिबल रीजन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम, इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस आयन, ऑफ हीलियम प्लस आयन would be, would correspond to which transition, would have transition, would have transition from, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा कि फर्स्ट लाइन आ जाए विजिबल रीजन के अंदर। फर्स्ट लाइन आ जाए विजिबल रीजन के अंदर, किसके अंदर, हीलियम प्लस के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे विजिबल रीजन बोल दिया तो सेकंड शेल तो होगा ही नहीं, यहाँ पे सेकंड शेल बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या रीजन है इसका, सेकंड शेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हीलियम प्लस है ये। तो इसलिए ऑप्शन दिया इसका, जैसे 4 ऑप्शन चेक कर लेंगे एक बार, जैसे 6 to 3, B 7 to 4, C 5 to 4, D 6 to 4। तो कहाँ पे ट्रांजिशन होगा, तो एक एक करके सारे चेक करेंगे। तो मैं 1-2 चेक करके दिखा देता हूँ, बाकी देखेंगे कैसे करना है। जैसे अप्रॉक्सीमेट निकालना पड़ेगा मेरे को आंसर इसमें। अब मेरे को बस ये चेक करना है विजिबल रीजन में आना चाहिए, तो 380 से 760 नैनोमीटर तक होना चाहिए आंसर। 380 से लेकर 760 नैनोमीटर।
तो सॉल्यूशन इसका ध्यान देंगे, जैसे पहला चेक किया तो म्यू बार क्या होगा इसका, म्यू बार 1 बाय लैम्डा आर 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये पता है मेरे को, मैं हर बार बोल रहा हूँ ये जेड स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर होगा हीलियम प्लस के लिए, 1/3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1/6 का स्क्वायर यानी 36। समझ आएगा कैसे कर रहा हूँ मैं फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे लैम्डा सेंटीमीटर में आएगा लैम्डा भी, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब 36 इंटू 9, ये ऊपर चला जाएगा लैम्डा जब मैं लिखूंगा से 36 इंटू 9 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस कितना है 27 नीचे 1.09677 नीचे इंटू 4 और इधर आ जाएगा 10⁻⁵, यहाँ पे नीचे 10⁻⁵ आएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 10⁻⁵, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और इसमें क्या करेंगे अब, ये आ जाएगा इसमें, इसके बाद अब हम इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, जैसे अब इसमें निकाल लेंगे कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली आंसर इसमें आंसर देखते हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। जैसे ये चला गया 9 से, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, 9 3 था 9 4 था, ये 3 से 3 चला गया, 4 से 4 चला गया, तो ये अब आ गया हमारा, सब कुछ देख लेते हैं, 3 बाय समथिंग आ गया 1.1, 3 बाय 1.1 आ गया, थोड़ा सा ही कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये मैंने मान लिया 1.09 है 2700 के आसपास, ये कैलकुलेशन खुद करना, 2.7 आ गया इसकी जगह, 2.7 आ गया, 1.1 था ये नीचे तो 2.1 आ गया अप्रॉक्सीमेटली। 30 करेंगे 11 से जाएगा 11 2 22 8 80, हाँ 2.7 के आसपास आ जाएगा। तो 2.7 ये आ गया, 2.7 इंटू 10⁻⁵ है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर में आया आंसर। तो ये हो गया हमारा 10⁻⁻, अगर मैं 8 कर दूँ उसको तो 2700 हो जाएगा, 2700 10⁻8 करेंगे तो एंगस्ट्रॉम आ गया, समझ गए कि नहीं, 10⁻8 सेंटीमीटर करेंगे तो एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, 2700 एंगस्ट्रॉम आ गया। क्या ये विजिबल रीजन में है, नहीं, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऐसे ही 7 से 4 का निकालेंगे, 7 से 4 का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मैं बस यहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसमें। 7 से 4 के लिए थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे। 7 से 4 के लिए यानी यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 49 आएगा, तो ये हो गया हमारा 16 इंटू 49 ऊपर 16, बस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आपको आ जाए और कैसे ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशन करनी है वो पता हो। 16 से 4 इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 33 इंटू 4 इंटू 1.09677 आएगा पूरा, और 10⁻⁵ ऊपर ये आ गया। तो इसमें कैलकुलेशन कुछ हो रहा है क्या कहीं, अगर मैं इसको 4 4 दा मान लूँ, 4 4 दा 4 8 दा 8 6 दा 6 आ गया, 6/1.09, 6/1.09 यानी ये थोड़ा 5.7 के आसपास कुछ आ जाएगा ऐसा। चलो इसको मैं 5.5 मान लेता हूँ लगभग, क्योंकि 6 से तो कम ही आएगा ना ये, तो ये 5.5 के आसपास सपोज आ गया। इसमें थोड़ा कुछ एग्जैक्ट मान लीजिए क्योंकि विजुअल रीजन में आ रहा है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर में है, तो उसको 10⁻8 करूँगा तो 5500 हो जाएगा, ये मान लिया मैंने 5500 आएगा, 5500 के आसपास कुछ ऐसे ही आ रहा है, 55 56 ऐसे ही आएगा कुछ ये। तो ये आ गया हमारा एंगस्ट्रॉम में। तो दिस इज लाइंग इन द विजिबल रीजन, ये आंसर ये हो सकता है, आंसर ये हो सकता है, बस ये चेक करना है कि फर्स्ट लाइन है कि नहीं है, दिस इज लाइंग इन द विजिबल रीजन। तो कैन दिस बी द आंसर और नॉट, अगर इससे पहले, क्योंकि अभी मेरे को डाउट कहाँ पे आएगा 5 से 4 में और 6 से 4 में, इनकी वेवलेंथ अगर लाई कर रही है तो अगर इसकी वेवलेंथ लाई कर गई विजिबल रीजन के अंदर तो मतलब ये आंसर होगा, और इसकी लाई कर गई तो ये तो आंसर होगा। तो इसमें तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या आई है, एनर्जी ज़्यादा, वेवलेंथ कम आई है इसमें एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा आएगी इससे, यानी इसके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा आएगी, 7600 को क्रॉस कर सकता है ये। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, एक बार देखकर कैसे करना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया हमारा 16 और 25, 16 25, तो ये आ गया हमारा 25 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 16 डिवाइड बाय 9 4 1.09 इंटू 10⁻⁵, तो ये आएगा 4 4 4 से, हाँ ये डायरेक्ट हो गया सीधा, 100/9 आ गया, तो 10, ये तो 10,000 से कुछ ज़्यादा आएगा। ये सॉल्व करेंगे क्योंकि 25 100 10 आ गए, 10 आ गया तो 10,000 के आसपास कुछ आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, 10,000 एंगस्ट्रॉम, नॉट पॉसिबल। सो ये तो आंसर है ही नहीं। अब आंसर बस ये बचा 6 4 का, 6 4 का करेंगे तो यहाँ देख लेंगे एक बार,
यहाँ 6 4 का है तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 36 आ जाएगा, तो ये 20 आ गया सीधा, नीचे आ जाएगा 20 20, और ये 16 इंटू 36, ये खुद देखेंगे, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ इधर। तो ये आ गया हमारा 1636, तो 4 4 दा, अब उसके बाद 20 है, 4 5 5 से, हाँ ये हो सकता है, 5 7 तक जाएगा, 35 7 पर समथिंग आएगा, ये 1 से करेंगे तो 7 के आसपास कुछ आ जाएगा, 7 के आसपास कुछ, ये कुछ ऐसी 6800 के आसपास आ गया सपोज, सॉल्व किया इसको, ये आ गया सपोज 67 6800 या 6600 के आसपास आ गया सपोज। तो इसमें ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, छठे से चौथे पे, और इसमें कहाँ से हो रहा है, 7वें से चौथे पे, तो ये होगा ना पहला ट्रांजिशन। फर्स्ट ट्रांजिशन मीन्स जो पास वाला हो, इस केस में पहला ट्रांजिशन ये माना जाएगा, सही ना, जो छठे से चौथा है, ये मत होता कि 5वें से चौथा, छठे से चौथा, ये आंसर होगा। दिस विल बी द सेकंड ट्रांजिशन, क्लियर, ये सेकंड ट्रांजिशन होगा अगर सेकंड ट्रांजिशन पूछेगा तो। या ये बोलता कि कौन से विजिबल रीजन में लाई कर रहे हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता, उस केस में ये भी आंसर होता, ये भी होता। क्वेश्चन को सोचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, सोचेंगे पूरा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर टफ पड़ेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे क्वेश्चन, ये खुद ट्राई करना, फिर मैं आगे थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। कोई इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियली किसी स्टेट में है, किसी भी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे है, नाउ इट इज फर्दर एक्साइटेड टू सम हायर स्टेट, किसी एक्साइटेड स्टेट में था इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, इनिशियली प्रेजेंट इन सम एक्साइटेड स्टेट से n1, is further excited to another excited state say n2. Now when this electron returns to the ground state, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है तो 10 फोटोन्स एमिट करता है, then it emit 10 फोटोन्स, यहां से आते हुए यहाँ पे 10 फोटोन्स एमिट करता है, यानी 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिट करता है एक तरह से, आउट ऑफ विच 7 हैज हायर एनर्जी देन द incident photon, give its initial state, यानी n1 निकालना है आपको। क्वेश्चन एक बार ध्यान सुनेंगे, क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, इसमें स्पेक्ट्रल लाइन का जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो कर लेगा आराम से। जैसे क्वेश्चन बस यही है कि प्लस यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई प्रेजेंट है, अब इसके ऊपर एक फोटोन आया, इसके ऊपर एक फोटोन आया, इसने इसको एक्साइट कर दिया हायर स्टेट n2 के अंदर, ये n1 स्टेट में था, n2 में इसको एक्साइट कर दिया, इस इंसिडेंट फोटोन ने इसको एक्साइट कर दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये 10 फोटोन्स एमिट कर रहा है, 10 फोटोन्स एमिट कर रहा है, जिसमें से 7 की एनर्जी ज़्यादा है देन दिस इंसिडेंट फोटोन। तो बताना है कि इसकी n1 स्टेट क्या थी, n1 स्टेट क्या थी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट थी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट थी, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट थी। हिंट दे दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब में क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्साइटेड स्टेट। तो आंसर निकालना कि n1 की वैल्यू क्या आएगी। अगर मान लो आंसर आ जाता है 4 तो बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, आंसर आ जाता है 3 तो बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, समझ गए कि नहीं, इस तरह आंसर निकालना है। सोचेंगे, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अपनी तरफ से ट्राई किए, करवा दिए। हाँ, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन स्टार्टिंग के 3 या 4 ही थे, उसके बाद वाले क्वेश्चन सोचने वाले थे, खुद ट्राई करेंगे, क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत सी बात है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, ये भी ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन है कि सपोज इन ए गैस सैंपल, कोई गैस का सैंपल है, उसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट है से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, सही ना, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कौन से शेल में है, फिफ्थ शेल में। हीलियम प्लस प्रेजेंट है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, लिथियम 2 प्लस के आयन जो है प्रेजेंट है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे निकालना है कि क्या कहते हैं टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी व्हेन दीज एटम और आयन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन दीज
स्पीसीज यानी एटम हो या आयन हो, रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, ये निकालना क्वेश्चन, समझ आएगा कि नहीं। तो हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहाँ पे, फोर्थ एक्साइड फिफ्थ शेल में, हीलियम प्लस का फोर्थ शेल में, लिथियम प्लस का थर्ड शेल में, यहाँ हिंट दे दिया है। सारे जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में आएंगे टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, ऑप्शन है 16, बी 19, सी 20, डी 18, ये ट्राई करना क्वेश्चन। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पीछे क्वेश्चन में मैंने कहीं ना कहीं इसका हिंट दिया हुआ है, अगर वो दिमाग में, मैंने बोला भी था स्टार्ट पीछे पढ़ाते समय कि वहाँ इसका हिंट है, उधर को अगर सोच पाए तो ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक और हिंट है, आंसर जो आएगा सिंपल तरीके से, वो गलत होगा वो, तो इसे ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। 2 क्वेश्चन दिए ट्राई करने को, बोर्ड लेवल वाले क्वेश्चन जरूर करना, जो मैंने स्पेशली बोला कि एनसीईआरटी में जरूर आता है, जैसे आर इज टू कितना, वो 1.3225 वाला था ना नैनोमीटर से, और पिकोमीटर से इतना यहाँ पे आ रहा है 211.6 पिकोमीटर में, वो क्वेश्चन जरूर देते हैं पेपर के अंदर स्कूल में, तो उसको ढंग से ट्राई कर लेना उस क्वेश्चन को, क्योंकि तो ये हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स खत्म कर लिए किसके, रेडबर्ग्स फॉर्मूले के। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग है ये, जस्ट क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको समझना बहुत टफ है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा बहुत सिंपल, जो हमें करना है जितना उतना ट्राई करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स क्लियर। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जैसे इसमें क्या बोला गया था कि जो पीछे हमने पढ़ा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी उसमें हमने क्या पढ़ा, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती है उसमें हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं, जो कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसके नेचर दोनों हैं, वेव नेचर भी है, पार्टिकल, लेकिन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नेचर होगा, ये बोला इसने वेव और पार्टिकल को दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है, डिफरेंटली भी, दोनों डिफरेंटली बिहेव करवाए हैं इलेक्ट्रॉन को, कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में जो वेव नेचर है, जैसे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन शो कर रहा है तो वेव नेचर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है तो पार्टिकल नेचर, ये इस टाइप से बोला था इसने। लेकिन आइंस्टाइन और डी ब्रॉगली ने बोला, आइंस्टाइन और डी ब्रॉगली, इसने बोला कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, उसके दोनों नेचर होंगे, चाहे लाइट है, इलेक्ट्रॉन है, बस है, ट्रक है, बॉल है, इनके दोनों नेचर होंगे एक साथ। आइंस्टाइन, डी ब्रॉगली, इन दोनों ने ये बोला था, बस वो हमें ऑब्जर्व नहीं होते हैं, क्लियर, वो हमें ऑब्जर्व नहीं होंगे दोनों एक साथ, अदरवाइज इनके दोनों नेचर होते हैं। आइंस्टाइन और डी ब्रॉगली ने ये कंसेप्ट लिया था, आइंस्टाइन एंड डी ब्रॉगली हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि ही गेव द कंसेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर, कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, उसका ड्वेल नेचर होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये एज्यूम किया गया यहाँ पे, ये ध्यान रखना इस चीज़ का कि कोई भी मैटर है, इट इज हैविंग बोथ नेचर्स, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, क्लियर। अदरवाइज पहले क्या माना गया था ईएम थ्योरी वगैरह में कि ये दोनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं, कुछ कंडीशन में, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वेव नेचर होगा इलेक्ट्रॉन का, कुछ एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर होगा, जबकि दोनों इसके बिहेवियर होते हैं। तो अब हम इसको जो है, एक बार पहले ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसके बारे में, पार्टिकल और वेव में डिफरेंस क्या होता है, ये कई बार स्कूल में पूछते हैं, इससे बताता हूँ। पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस है। पार्टिकल्स जो हैं ये इंटरफेयर नहीं करते, वेव्स इंटरफेयर करती हैं। पार्टिकल की पोजीशन पहले रखेंगे, सबसे सिंपल लोकलाइज्ड होता है, जैसे कोई बॉल है, बॉल की मैंने पोजीशन रख दी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो यहीं पे रहेगी ना, वो उसकी पोजीशन फिक्स है। मैंने एयर में फेंका, हर एक पॉइंट पे उसकी पोजीशन, स्पेस में उसकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी, लोकलाइज्ड इन स्पेस। वेव्स ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, डीलोकलाइज्ड मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, डीलोकलाइज्ड इन स्पेस। तो ये पहला पॉइंट इसका, पार्टिकल लोकलाइज्ड इन स्पेस, ये डीलोकलाइज्ड इन स्पेस। सेकंड, पार्टिकल्स डू नॉट इंटरफेयर, ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक जगह पे दो पार्टिकल नहीं आ सकते, डू नॉट इंटरफेयर। और वेव्स, ये सबको पता है कि इंटरफेयर करते हैं, पहले भी मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, एक जगह दो वेव्स आ सकती हैं, वेव्स इंटरफेयर, ये इंटरफेयर करती हैं। जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, दोनों के क्रेस्ट के ऊपर आ रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट रफ के ऊपर आ जाए तो डिस्ट्रक्टिव। वेव्स इंटरफेयर करते हैं, पार्टिकल डू नॉट इंटरफेयर। देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू देयर सम, देयर रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट होगा इज ऑलवेज इक्वल टू देयर सम, इक्वल टू देयर सम,
क्लियर, देयर रिजल्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू देयर सम, और इसमें देयर रिजल्टेंट इज मे बी इक्वल टू देयर सम, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो सम के इक्वल होगा, और इक्वल टू डिफरेंस, तो वो हमेशा सम के इक्वल नहीं होगा, और डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो सम हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो डिफरेंस होगा। ये भी हम आगे भी पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो पार्टिकल और वेव में डिफरेंस, पार्टिकल लोकलाइज, पार्टिकल डू नॉट इंटरफेयर, पार्टिकल का रिजल्टेंट जो है हमेशा उनके सम के इक्वल होगा। 10 बॉल इधर है तो 15 बॉल उधर है, तो टोटल कितनी होंगी, 25 होंगी। 10 वेव इधर है, 15 इधर है, तो हम क्या देखेंगे पहले कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है कि नहीं, क्रेस्ट के ऊपर कुछ का ट्रफ आ रहा हो, क्रेस्ट के ऊपर किसी का क्रेस्ट आ रहा हो, तो किस सम भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये पार्टिकल और वेव में क्या है, डिफरेंस है, पार्टिकल और वेव में डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है ईएम वेव और मैटर वेव में क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती थी, ईएम वेव, और मैटर वेव यानी पार्टिकल वेव, मैटर वेव में क्या डिफरेंस होता है। ईएम वेव तो ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डू नॉट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, डू नॉट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, सही ना। इसमें डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, सन से जो रेज आ रही है उनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, चाहे यूवी रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। रिक्वायर्स मीडियम, जैसे पानी में हमने स्टोन फेंका तो वेव्स ट्रैवल करेंगे किसके, वाटर के ऊपर, तो वाटर मीडियम हो गया। मैं बोल रहा हूँ आपसे तो अगर वैक्यूम होगा तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं आएगी, क्लियर। तो एयर मीडियम है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल कर रही है, साउंड वेव्स हैं, साउंड ट्रैवल कर रही है, ठीक है। आप स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो उसके लिए साइकिल से, बाइक से, किसी भी जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए क्या है, मीडियम है एक। तो मीडियम इस तरह से डिफाइन करना है कुछ। फिर इनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये बताया हुआ ना पहले, वही सेम चीज लिखनी है। डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ, कई केसेस में हो सकता है इसके, और जनरली ऐसा लिखेंगे, डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ इसमें ये दे लीव द सोर्स, जहाँ से निकलेंगे उस सोर्स को लीव कर देंगे, दे लीव द सोर्स। इनको तो मीडियम चाहिए होता है हमेशा, डू नॉट लीव द सोर्स। ये सब स्कूल में पूछते हैं डिफरेंसेस ऐसे, तो इसलिए बता दिया, अदरवाइज ये कंसेप्ट के लिए ज़्यादा काम करें। डू नॉट लीव द सोर्स। फिर मैटर वेव्स के लिए ध्यान, ईएम वेव्स के लिए लैम्डा इज टू सी बाय म्यू होता है, लैम्डा इज टू सी बाय म्यू होगा इसके लिए, वेवलेंथ जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, इसके लिए जो है वो लैम्डा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो डुअल नेचर वाला होता है वो होगा, लैम्डा इज टू एच बाय एम वी होगा इसका। ये भी आप आगे आगे ड्राइव करना है इसको, लैम्डा इज टू एच बाय एम वी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ पार्टिकल, और दूसरा वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सही ना। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर, वही पॉइंट्स है सेम जो ईएम थ्योरी के अंदर थे, जो मैक्सवेल ने दिए थे, तो वही सेम पॉइंट्स है लगभग, सही ना। तो ये कर लेंगे ईएम वेव और मैटर वेव में डिफरेंस। याद करते रहना साथ साथ में, ईएम वेव मैटर वेव में डिफरेंस। अब डी ब्रोगलीज वेवलेंथ की डेरिवेशन, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ये स्कूल में जरूर पूछते हैं, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, इसकी डेरिवेशन। सही ना, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, इसमें अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ई इज क्या होता है, एच म्यू, यानी वेव नेचर दे रहा है, ये क्या दे रहा है, वेव नेचर, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ई इज एच म्यू होता है, म्यू फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई एनर्जी। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी जो पार्टिकल नेचर देगा, आइंस्टाइन थ्योरी, ई इज क्या होता है, एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर ये होता है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास इज गिवन लाइक दिस। नाउ 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 से क्या आ जाएगा, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फ्रॉम 1 and 2 लिख देंगे, 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एच म्यू टू एम सी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया म्यू टू सी बाय लैम्डा,
तो यहाँ से एम सी स्क्वायर फॉर पार्टिकल मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा एच बाई एम सी, लैम्डा जो एच बाई एम सी फॉर पार्टिकल मूविंग स्पीड ऑफ लाइट एंड फॉर पार्टिकल्स विच आर नॉट मूविंग स्पीड ऑफ लाइट। ड्वेल नेचर जो है इससे लगता है इस इक्वेशन से, ये ड्वेल नेचर आ गया। ड्वेल नेचर कौन सी इक्वेशन देती है, ये दिस इक्वेशन गिव्स द ड्वेल नेचर एंड दिस इक्वेशन गिव्स द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल, सही ना, जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, ये इक्वेशन देगी। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको जरूर करना है। और मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम भी बोलते हैं। क्या लिखा मैंने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ई टू एच म्यू होता है, आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग ई टू एम सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एच म्यू जो एम सी स्क्वायर किया, एच सी बाई लैम्डा जो एम सी स्क्वायर आ जाएगा, लैम्डा जो एच बाई एम वी है, लैम्डा जो यहाँ पे आया लैम्डा जो एच बाई एम सी, जिसको मैं लिख दिया लैम्डा जो एच बाई एम वी, लैम्डा जो एच बाई एम वी। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा जू टू मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, पी जू क्या होता है एम इंटू वी। तो लैम्डा जू आ गया यहाँ से एच बाई पी, लैम्डा जू आ जाएगा एच बाई पी। अब एक इक्वेशन मैं और बता रहा हूँ इसी में ही, दिस इज वैलिड फॉर, ये जो इक्वेशन है ध्यान रखना, ये सिग्निफिकेंस में भी पढ़ेंगे आगे। इट इज एप्लीकेबल टू बोथ माइक्रोस्कोपिक, एप्लीकेबल टू बोथ माइक्रोस्कोपिक, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन CO2 अल्फा पार्टिकल, इस तरीके से इनके लिए वैलिड है। बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक में जैसे कार, बस, ट्रक, बॉल, इस टाइप से मैक्रोस्कोपिक, बट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर, सिग्निफिकेंट किसके लिए है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए। इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ अभी कैसे। अगर कोई बोलता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगलीज कंसेप्ट, तो यही लिख के आना पेपर में, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इसका रीजन मैं दूंगा भी कैसे है। एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं यहाँ पे, ना डिफरेंशियल की टर्म से पूछते हैं, डी लैम्डा बाई डी पी क्या आ जाएगा से, ये स्कूल लेवल पे नहीं पूछेंगे, वैसे ही पता होना चाहिए आपको ये। तो डी लैम्डा बाई डी पी, तो पी की पावर -1 होगा, पी की पावर -1 यानी -1 बाय पी का स्क्वायर, तो माइनस एच बाय पी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एच बाय पी का स्क्वायर। तो एच बाय पी, इसमें से मैंने एक एच बाय पी ले लिया, उसको लिख देंगे लैम्डा, डी लैम्डा बाई डी पी क्या आ जाएगा यहाँ से, डी लैम्डा बाई डी पी क्या आ जाएगा, माइनस एच बाई पी, एक एच बाई पी को क्या लिखते हैं, लैम्डा लिखते हैं ऐसे, एच बाई पी इंटू पी, ये आ गया ना, दिस इज कॉल्ड एज लैम्डा, तो माइनस लैम्डा बाई पी आ गया। तो एरर इन वेवलेंथ निकालनी हो, चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, तो इससे निकाल सकते हैं हम, इसीलिए बताया बस ये। डी लैम्डा डी पी क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा बाई पी। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, किसी ने किसी एंट्रेंस में पूछ लेते हैं, ये भी डी ब्रोगली कंसेप्ट का एक रिलेशन है। डी लैम्डा, ये एरर इन वेवलेंथ निकालनी है तो निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो निकाल सकते हैं, माइनस लैम्डा बाई पी आ जाएगा। इससे स्कूल लेवल पर नहीं आएगा, यहाँ तक ये नहीं करना है, ध्यान रखना चीज़ का, ऊपर तक करना है बस आपको। अब मैं जो ये प्रूव करूंगा, एप्लीकेबल टू बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इसको प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव कर रहे हैं। सपोज 100 ग्राम की बॉल है, 100 ग्राम बॉल है, ये मूव कर रही है, मूविंग विद 60 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेवलेंथ, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बॉल के 100 ग्राम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा जो एच बाई एम वी। एप्लीकेबल तो है इसके लिए, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। कैसे, क्योंकि एच की वैल्यू क्या बहुत कम, 6.6 इंटू 10⁻34। मास 100 ग्राम है, किसमें करेंगे इसको, केजी में, तो 0.1 आ जाएगा। 100 ग्राम बॉल मीन्स 0.1 kg, तो 0.1, और वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, 6 आ जाएगा, यानी 1.1 इंटू 10⁻34 आ गया। इतना मीटर, क्या इस वेवलेंथ को किसी भी मीटर से, स्केल से मेजर कर सकते हैं? बहुत छोटी वेवलेंथ है कि नहीं, फेम्टोमीटर 10⁻15 के ऑर्डर का, उससे भी मेजर नहीं हो पाएगा। क्लियर, उससे भी मेजर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूनिटी बहुत छोटी है। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए उसकी जो उसका स्केल जो है, उसका स्केल में जो डिवीज़न होना चाहिए वो और छोटा होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मिलीमीटर को मेजर करना है, 1 मिलीमीटर मेजर करना है, तो ये हम अपने नॉर्मल स्केल में मेजर कर लेंगे। अगर मैं कहूँ कि 10⁻10 मीटर मेजर करना है, तो क्या स्केल में मेजर हो पाएगा? नहीं, क्योंकि हमें उससे छोटी डिवीजन वाला स्केल चाहिए होगा ताकि ये यूनिट मेजर हो सके। लेकिन ये तो बहुत छोटी यूनिट है,
दिस कांट बी मेजर्ड. सो लैम्डा वेवलेंथ कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल. मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ जो है बहुत कम आती है, वेवलेंथ बहुत कम आई है. दिस कांट बी मेजर्ड. इसलिए जो डी ब्रोगलीज कंसेप्ट है इट इज एप्लीकेबल टू बोथ बट सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक. क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसका मास कितना आता है यहाँ पे 10⁻30 kg के आसपास. 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, जिसको हम क्या मान लेते हैं 10⁻30 kg. तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप मेजर कर सकते हैं वेवलेंथ को. इसलिए ये किसके लिए सिग्निफिकेंट है? ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. क्लियर? दिस इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. ये ध्यान रखना इस चीज़ का. नेक्स्ट नोट करेंगे. तो ये यहाँ पे डी ब्रोगलीज कंसेप्ट मैंने बता दिया थोड़ा सा. यहाँ पे ये क्या होता है. नेक्स्ट अब इसके अंदर जैसे अगर अब मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट. तो व्हाट इज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ? अब डी ब्रोगलीज वेवलेंथ क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी हमने? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv². काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv². अब मैंने इसको कन्वर्ट कर किसमें कर दिया? किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. वी नॉट लिख लो उसको ताकि थोड़े या कोई और टर्म से हाफ mv² आ जाएगा. EV नॉट इज टू हाफ mv² आ जाएगा. यहाँ से लैम्डा, अब यहाँ से मैं वी नॉट की वैल्यू निकाल या इस वी की वैल्यू निकाल सकता हूँ. वी क्या आ गया यहाँ से? 2 ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी भी है ना. ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय m अंडर रूट के अंदर, और इज इक्वल टू 2 EV नॉट बाय m अंडर रूट के अंदर. एक ही बात है ना. काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट लिख सकते हैं हम. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किससे मिली? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से. 2 EV नॉट बाय m. तो यहाँ से लैम्डा का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा h बाय mv होता है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए. न्यूमेरिकल सारे ऐसे ही करने हैं. h बाय mv होता है. v की क्या लिखते हैं हम? 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m. h बाय m इंटू 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m. इस m को मैं रूट में, वो तो m² करना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूला आ गया इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 2m काइनेटिक एनर्जी, या E लिख देते हैं इसको. E क्या है? काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे. ये h बाय 2me और h बाय, ये एक फॉर्मूला बन गया, और लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 2mev नॉट. ये आ गया. अब ध्यान देना इधर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. h प्लैंक्स कांस्टेंट है. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया था. E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है. ये कांस्टेंट. h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. मास 10⁻30 kg के आसपास. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. सॉल्व करेंगे तो लैम्डा जो है 12.27 बाय रूट ऑफ वी नॉट एंगस्ट्रॉम आएगा. डायरेक्ट रिलेशन. वोल्टेज दे रखा है और लैम्डा निकालना है. लैम्डा निकालना है, तो डायरेक्ट आ गया एंगस्ट्रॉम के अंदर. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली. ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए. प्रोटॉन दे देंगे बच्चे, प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सारा गलत हो जाएगा. प्रोटॉन के लिए अप्लाई नहीं करना, क्योंकि प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन के लिए अलग से निकालना पड़ेगा. m की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी. 1.67 इंटू 10⁻27. अल्फा पार्टिकल है तो 4 mp हो जाएगा. अल्फा पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा? 4 मास ऑफ प्रोटॉन ले लेते हैं उसको. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए. लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाय रूट ऑफ वी नॉट एंगस्ट्रॉम. दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली. क्लियर? दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली. तो इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया इसको. नेक्स्ट नोट कर लेंगे 2 एक्सपेरिमेंट जल्दी से. एक्सपेरिमेंट टू प्रूव वेव नेचर. एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव वेव नेचर. वेव नेचर को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट क्या है? ध्यान देंगे इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे ये डेविशन और जर्मर्स एक्सपेरिमेंट है. डेविशन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट. वर्ड इसमें खुद लिखेंगे, मैं समझा देता हूँ सिर्फ क्या है. सपोज निकल का क्रिस्टल है. इसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट किया.
बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंटेड ऑन निकल क्रिस्टल एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव कहाँ पे किया, फोटोग्राफिक प्लेट में। ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया निकल क्रिस्टल के ऊपर और रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव किया फोटोग्राफिक प्लेट में, तो एक इस प्लेट के अंदर क्या दिखेगा, इस प्लेट में ऐसे डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखेगा सिमिलर टू एक्सरे। इस तरीके से एक्सरेज का पैटर्न ऐसे ही होता है, ये एक्सरेज का पैटर्न दिखेगा इस तरीके से, ये एक्सरे पैटर्न, एक्सरे जैसा दिखेगा सिमिलर पैटर्न। विच, ये कौन सा नेचर है, वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर प्रूव हो गया। लाइक दिस वेव नेचर प्रूव्ड बाय जर्मर्स डेविएशन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। डेविएशन और जर्मर्स एक्सपेरिमेंट ने किसको प्रूव कर दिया, यहाँ पे किसको प्रूव किया, यहाँ पे वेव नेचर को। दूसरा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल से वर्ड्स में लिखना है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंटेड ऑन निकल क्रिस्टल, रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न सिमिलर टू एक्सरेज इज ऑब्टेन्ड विच कंफर्म्स द वेव नेचर। क्लियर। दूसरा है थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया बिल्कुल सेम, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, उसने किस पे किया, गोल्ड फॉइल के ऊपर, टू प्रूव वेव नेचर। थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, इसने थिन फॉइल ऑफ गोल्ड के ऊपर, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड है ये, इसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया, सेम रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव किया फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया, तो सेम ऐसे ही पैटर्न मिला, एक्सरे पैटर्न विच कंफर्म्स अगेन द वेव नेचर। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंटेड ऑन थिन फॉइल ऑफ गोल्ड एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, डिफ्रैक्शन पैटर्न सिमिलर टू एक्सरेज इज ऑब्टेन्ड विच कंफर्म्स द वेव नेचर। तो वेव नेचर के लिए दो एक्सपेरिमेंट हो गए, डेविएशन थर्मोडस एक्सपेरिमेंट और थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। टू प्रूव पार्टिकल नेचर के लिए, इलेक्ट्रॉन का ही पार्टिकल नेचर प्रूव करना है, अगर पार्टिकल नेचर, इसके लिए क्या किया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, अब ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस पे इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन्स का ही पार्टिकल नेचर प्रूव होगा, तो यहीं पे ना स्पॉट ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी, स्पॉट ऑफ लाइट, स्पॉट ऑफ लाइट, ये सब ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, स्पॉट ऑफ लाइट को स्किंटिलेशन, स्पॉट ऑफ लाइट नोन एज स्किंटिलेशन, ये वर्ड यूज करेंगे। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंटेड ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, देन ए स्पॉट ऑफ लाइट नोन एज स्किंटिलेशन इज प्रोड्यूस्ड विच कंफर्म द, एक पॉइंट पे लाइट आई है ना, एक पॉइंट पे आई है, इसका मतलब कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। वेव तो नहीं बनाना इसमें, तो ये पार्टिकल नेचर प्रूव हो गया। जो डायग्राम में बनाया मैंने वही लिखना आपको, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंटेड ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, स्पॉट ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड विच कंफर्म्स द पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो वेव नेचर पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव होता है, वेव नेचर प्रूव हुआ किससे, डेविएशन और जर्मर्स एक्सपेरिमेंट से, थॉमसन एक्सपेरिमेंट से वेव नेचर प्रूव हुआ, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन से वेव नेचर प्रूव हुआ, इंटरफेरेंस से और डिफ्रैक्शन से प्रूव हुआ वेव नेचर। पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव हुआ, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जो हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया, इससे प्रूव हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पार्टिकल नेचर प्रूव हुआ, और क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी क्या प्रूव हुआ, पार्टिकल नेचर। इसके अलावा वेव नेचर कैसे हमने प्रूव किया, वेव नेचर जैसे एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड चार्ज टू मास रेशियो, थॉमसन ने किया था ना, चार्ज टू मास रेशियो, वो वेव नेचर प्रूव करता है। और इसके अलावा हमने जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, ये सब क्या प्रूव कर रहे हैं, वेव नेचर को, ये सब क्या प्रूव करते हैं, वेव नेचर को। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये सब लिखना है, एप्लीकेशन क्या है इसकी, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू फाइंड साइज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ये डुअल नेचर की एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इसको निकालने के लिए। क्लियर।
ये एप्लीकेशन है। वेव नेचर कैसे कैसे प्रूव हुआ था, सारे मैंने बता दिए। इंटरफेरेंस से, डिफ्रैक्शन से, एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड चार्ज टू मास रेशियो, एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन सॉल्ट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, फिर पार्टिकल नेचर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन जिंक सल्फाइड स्क्रीन से जो हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया, इससे क्या प्रूव हुआ सबसे, पार्टिकल नेचर। तो इससे हम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक हमने कर दिया। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या थी इसकी, कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए सिग्निफिकेंट होता है और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमने वेव नेचर कैसे प्रूव किया है और ये पार्टिकल नेचर। ठीक है। तो ये ध्यान एक बार लिख लेते हैं जल्दी से कि क्या वेव नेचर कैसे प्रूव हुआ है और पार्टिकल नेचर, ताकि ये याद रहे कि अगर पूछते हैं क्वेश्चन। एक बार इसको लिख लेते हैं जल्दी से, बस खत्म करते हैं इसको यहाँ पे। ये खत्म हो जाएगा हमारा डी ब्लॉग्स कंसेप्ट। फिर इसमें कुछ डेरिवेशन वो करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ वेव नेचर के लिए, तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये क्या प्रूव कर रहा है, वेव नेचर। फिर डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या मिल रहा था, एक्सरे पैटर्न, ये क्या प्रूव कर रहे हैं, वेव नेचर के लिए। दीज एक्सपेरिमेंट प्रूव वेव नेचर। और पार्टिकल नेचर के लिए पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट टू फाइंड ई बाय एम रेशियो बाय थॉमसन, और एक्सपेरिमेंट टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये क्या प्रूव करते हैं, पार्टिकल नेचर। उनकी एप्लीकेशन क्या है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू फाइंड द साइज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, वेव नेचर को कंफर्म करने के लिए और पार्टिकल नेचर को। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है डी ब्रोगली कंसेप्ट की, कि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए सिग्निफिकेंट होता है और एप्लीकेबल दोनों के लिए। नेक्स्ट टाइम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और डेरिवेशंस। ओके, थैंक्स।